मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। टाइम्स नाउ नवभारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालते हैं। वो खबरें जो आज दिन भर एजेंडा तय करेंगी, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए फटाफट अंदाज में बड़ी खबरें। एक साल से जारी किसान आंदोलन के खत्म होने का आज ऐलान हो सकता है। दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले मंगलवार केंद्र की ओर से भेजे गए मसौदा प्रस्ताव को लेकर एसकेएम की बैठक में पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। इधर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि पंजाब की तरह जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 5 लाख और सरकारी नौकरी का मॉडल केंद्र लागू करे। संसद में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा में आज बढ़ती महंगाई पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही प्रदूषण पर्यावरण पर भी चर्चा होगी। वहीं विपक्षी दल सांसदों के निलंबन के मामले में राज्यसभा का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस से बहिष्कार करने की बात कही। आज संसद में कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेंगे। नागालैंड हिंसा को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मौन जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। वहीं टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा, अफसा के मुद्दे पर बात करेगा। इधर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अफसा को हटाने की मांग की है। रेजिडेंट डॉक्टर और आरएमएल अस्पताल के प्रबंधन आमने सामने आ गए हैं। प्रबंधन ने डॉक्टरों को आज तक का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर वो हड़ताल खत्म नहीं करते तो ईएसएमए एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी। वहीं डॉक्टर्स कल प्रदर्शन करेंगे। आज शिवसेना नेता संजय राउत प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा नहीं हो सकता। देश में कई मोर्चे बनाने पर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं दिया जा सकता। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है। भारत पाक मैच का उदाहरण देते हुए मुफ्ती ने कहा कि उन्हें वाजपेयी का दौरा याद है, जब दोनों देश एक दूसरे के जयकारे लगा रहे थे। लेकिन आगरा में पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाया गया तो मामला बढ़ा दिया गया। मुफ्ती ने ये भी कहा कि आज गांधी का भारत गोडसे का देश बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मांड में जनसभा करेंगे। इससे पहले 2017 में उन्होंने एक जनसभा की थी। इस दौरान वे 201 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी आज लखनऊ में पार्टी का पहला घोषणा पत्र जारी करेंगी, जो पूरी तरह से महिलाओं पर आधारित रहेगा। वहीं पूरे प्रदेश के लिए पार्टी का घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा। जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की रैली होनी है। उसके पहले ही गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह ने बेतुका बयान दिया है। कोरोना के बीच रैली के सवाल पर प्रताप सिंह ने कहा कि ओमाइक्रॉन पुराने वेरिएंट को मारने के लिए आया है। उन्होंने ओमाइक्रॉन को खतरनाक नहीं बताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आज ईडी के सामने पेश होंगी। ईडी ने जैकलिन को आज पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इसके पहले रविवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर बाहर जाने से रोका गया था। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। सूरत कोर्ट ने 2.5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या के आरोपियों को दोषी करार दिया और दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने फैसला 28 दिनों के अंदर दिया है। पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ 7 दिन के अंदर 246 पेज की चार्जशीट दाखिल की। हैदराबाद में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लुधियाना पुलिस ने फोकल पॉइंट क्षेत्र में मनी ट्रांसफर की दुकान पर हुई लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुआ 315 बोर पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और लूट की 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी बरामद की गई है। आरोपियों ने 15 नवंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मणिपुर से सटी म्यांमार सीमा पर करीब 5,000 करोड़ की नारकोटिक्स ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। असम राइफल्स के मुताबिक म्यांमार सीमा से सटे मोरहे शहर के एक घर से करीब 54 किलो ब्राउन शुगर और करीब 154 किलो प्रतिबंधित मेथामेफ्टाइन बरामद किया गया है। उत्तर पूर्व के राज्यों के उग्रवादी संगठनों के लिए नार्को टेररिज्म फंडिंग एक बड़ा जरिया है।
ओलाफ शोल्ज आज जर्मनी के चांसलर का कार्यभार संभाल लेंगे। शोल्ज की पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स ने 26 सितंबर को हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। इसी के साथ ही एंजेला मर्केल 16 साल के कार्यकाल के बाद सत्ता से दूर होने वाली हैं। नासा ने अपने मून मिशन के लिए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट को चुना है। इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल हैं। 45 साल के अनिल नासा की क्लास 2021 का हिस्सा बनेंगे। अनिल अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और स्पेस एक्स में फ्लाइट सर्जन भी हैं। यूएई अपने कर्मचारियों को नए साल में आराम का तोहफा देने जा रहा है। 1 जनवरी 2022 से यहाँ हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम होगा, बाकी 2.5 दिन की छुट्टी होगी। यूएई सरकार ने इस बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। कोरोना वायरस की ओमाइक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में इतनी तेजी से फैल रहा है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में माना है कि इंग्लैंड में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अमेरिका से अपील की है कि अफगानिस्तान की लड़कियों को शिक्षा और उनका हक दिलाने के लिए काम किए जाने की जरूरत है। मलाला ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। कोरोना संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद नगर पालिका ने नया प्रयोग शुरू किया है। टीम अब शादी या अन्य समारोह में अचानक पहुंचकर वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करेगी और वैक्सीनेट न होने पर तुरंत वैक्सीन लगाई जाएगी। आरबीआई आज मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी करेगा। एमपीसी की बैठक में हुई नीतिगत दरों में बदलाव करने समेत कई आर्थिक फैसलों की जानकारी दी जाएगी। आज आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर भी सभी की नजरें होंगी और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने की उम्मीद जताई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन का न्योता देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दुबई जाएंगे। गुजरात में निवेश की संभावनाओं को दर्शाते हुए दुबई में एक रोड शो होगा। इसके बाद सीएम पटेल दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन जाएंगे। सम्मेलन से पहले अब तक 50,000 करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। केंद्र सरकार घरेलू गैस सिलेंडर के वजन को कम करने पर विचार कर रही है। दरअसल सिलेंडर की ढुलाई में महिलाओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के सवालों के जवाब में ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही टीईटी की परीक्षा कराने जा रहा है। इसके लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आवेदन की शुरुआत 14 दिसंबर से होगी और 28 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा मार्च 2022 में कराई जा सकती है। बीते 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसान आज अपना आंदोलन खत्म कर सकते हैं। इसे लेकर आज दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन खत्म करने को लेकर सहमति बन सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से किसान संगठनों को कल 5 अहम प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसके बाद एसकेएम की लंबी बैठक भी हुई और इन प्रस्तावों पर मंथन किया गया, लेकिन पूरी तरह सहमति नहीं बनने की वजह से अब आज एक बार फिर बैठक आयोजित की जाएगी। क्या निकलेगा नतीजा, इस पर नजर टिकी है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर किसान संगठन केंद्र के प्रस्तावों पर संतुष्ट हैं। करीब 1 साल से कृषि कानून की वापसी सहित कई मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में तीनों कृषि कानून को वापस लेते हुए इन्हें रद्द कर दिया था। तो करीब 1 साल से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन आज खत्म हो सकता है, ऐलान आज संभव है। एमएसपी कमेटी में एसकेएम के प्रतिनिधि भी होंगे। किसानों को सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसका एक एक बिंदुवार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ उसमें अहम बिंदु हैं। एमएसपी कमेटी में एसकेएम के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आंदोलन खत्म करने पर मुकदमे वापस होंगे। मुआवजे पर यूपी हरियाणा ने सहमति दे दी है। बिजली बिल लाने से पहले सबसे बात करेंगे। पराली जलाने पर आपराधिक केस नहीं होंगे। सरकार के प्रस्ताव में ये अहम बिंदु शामिल हैं जो किसानों को भेजे गए हैं और खासतौर पर यूपी और पंजाब के किसान ऐसे हैं जो सहमत नजर आ रहे हैं। बात फंसी हुई है, पेंच कहाँ फंसा है, हम आपको बताएं। सरकार का जो प्रस्ताव है उसमें कि आंदोलन खत्म होने के बाद मुकदमे वापस होंगे। वहीं एसकेएम को जो आपत्ति है वो ये कि कोई शर्त ना हो, केस वापस लेना तुरंत शुरू करे सरकार ने अगले प्रस्ताव में बिंदु दिया कि एमएसपी कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। वहीं एसकेएम ने आपत्ति इस बात पर जताई कि कमेटी में एमएसपी का विरोध करने वाले ना हो। मुआवजे पर यूपी हरियाणा ने सहमति दे दी है, ये सरकार के प्रस्ताव में शामिल है। वहीं एसकेएम की आपत्ति है कि एसकेएम इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि केंद्र पंजाब की तरह 5 लाख रुपए
और नौकरी दे। सरकार के प्रस्ताव में अगली बात जो वो ये कि पराली जलाने पर आपराधिक केस नहीं होंगे। वहीं एसकेएम की आपत्ति यह है इस पर कि जुर्माने का प्रावधान भी हटाया जाना चाहिए। सरकार जो बाद में कदम उठाने की बात कर रही है आंदोलन खत्म होने के, उस पर सरकार पहले से ही काम करना शुरू करे, ये किसान कह रहे हैं। महंगाई पर आज लोकसभा में नियम 193 के तहत चर्चा होगी। देश में खाद्य वस्तुओं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों और रोजमर्रा की चीजों के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष पहले भी कई बार सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार कर चुका है। संसद में महंगाई पर चर्चा के दौरान आज भी बहस हंगामेदार हो सकती है। इसके अलावा नियम 193 के तहत ही लोकसभा में प्रदूषण, पर्यावरण और अन्य चुनौतियों के मसले पर भी बहस होगी। करीब हफ्ते भर चले हंगामे के बाद इस बहस को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच सहमति बन पाई है। अब ये जो चर्चा होगी ये नियम 193 के तहत होगी। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होनी है। उससे पहले कांग्रेस संसदीय दल की भी बैठक होगी जिसको सोनिया गांधी नेतृत्व जिसका करने वाली हैं। अब लोकसभा की चर्चा इस बहस पर भी नजर टिकी है। वहीं आज संसद की कार्यवाही से पहले कांग्रेस ने संसदीय दल की अहम बैठक बुलाई है, जो अभी मैं आपको बता रही थी। बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में होगी और इसमें पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी इस बैठक को संबोधित करेंगी। दरअसल विपक्षी दल शीतकालीन सत्र के लिए 12 सांसदों को निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ विरोध लगातार कर रहा है और आदेश को रद्द करने की मांग पर अड़ा है। इन सांसदों पर अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई की गई है। संसदीय दल की बैठक में विपक्षी सांसदों के निलंबन, सरकार की ओर से किसानों को सुलह के लिए भेजे गए प्रस्ताव और अन्य अहम मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। और अब बात आपके अपने राज्य की बड़ी खबरें आप देखिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब मुंबई में ममता बनर्जी ने कहा था कि अब यूपीए का कोई अस्तित्व नहीं है। तब ममता से खुद संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने मुलाकात भी की थी। अब राहुल गांधी से मिलने के बाद संजय राउत ने कहा है कि बिना कांग्रेस के विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में, आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। इससे पहले राउत ने महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार को मिनी यूपीए की संज्ञा दी। महाराष्ट्र में भी एक मिनी यूपीए चल रहा है, मैं मानता हूँ। तो यही यूपीए अगर राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाए और हमारे मित्र और दोस्त अगर जुड़ जाए तो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है। मतलब एक बड़े यूपीए में शामिल होगी क्या सर? नहीं, मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। देखो ये बात जो है वो मेरे पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे। वहीं टाइम्स नाउ से बात करते हुए भी शिवसेना नेता संजय राउत ने ममता को संदेश दिया कि कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा प्रैक्टिकल बात नहीं है। दिल्ली में अगले साल एमसीडी के चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी बीजेपी को लगातार घेर रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासित ईस्ट दिल्ली एमसीडी ने मंदिरों पर प्रॉपर्टी टैक्स भरने का नोटिस भेजा है। अब वो दिल्ली के मंदिरों से भी उगाही करने पहुंच गए हैं। इस शहर में ऐसा पहली बार हुआ है जो भाजपा शासित एमसीडी ने किया है कि दिल्ली के मंदिरों पर हाउस टैक्स लगाया जा रहा है। ईस्ट एमसीडी ने कई मंदिरों को नोटिस दिया है कि आप हाउस टैक्स भरो वरना आपका मंदिर सील कर दिया जाएगा। आमतौर पर बीजेपी औरंगजेब का जिक्र कर दूसरों पर निशाना साधती है, लेकिन आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर हमले के लिए ही औरंगजेब को याद किया। औरंगजेब के बाद ये पहली बार ऐसा फरमान किसी सरकार ने जारी किया होगा। 1679 में औरंगजेब ने मंदिरों पे जजिया लगाया था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के आरोपों पर किस तरह से जवाब देती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी। उन्होंने कहा कश्मीर दर्द में है। महबूबा ने पाकिस्तान परस्त आगरा के उन कश्मीरी छात्रों से भी हमदर्दी जताई जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आगरा में वकीलों ने उनका केस
लड़ने से मना कर दिया था। इस मुद्दे पर महबूबा ने कहा कि गांधी का भारत गोडसे का भारत बनता जा रहा है। जम्मू कश्मीर गांधी का कश्मीर नहीं, गोडसे का कश्मीर बन रहा है दिन ब दिन। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया कि कश्मीर में 370 की बहाली तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की तरह महबूबा ने भी किसान आंदोलन का जिक्र किया। लड़ेंगे, हम अंदर भी लड़ेंगे, बाहर भी लड़ेंगे और पीसफुली लड़ेंगे। किसानों ने लड़के दिखाया, उन्होंने 700 शहादतें दी। हमारे लोगों ने तो, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हजारों की तादाद में शहादतें दी हैं, वो तो जाया नहीं होने देंगे हम। महबूबा ने यह भी कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में परिसीमन के जरिए बांटने के एजेंडे पर काम कर रही है। जब पूरे देश में 2026 तक परिसीमन नहीं हो रहा तो फिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन क्यों किया जा रहा है? कश्मीर के गुलमर्ग सेक्टर में एलओसी से कुछ ही दूर पर सेना ने अभ्यास किया है। इस अभ्यास में सेना के तीनों अंग, थल सेना, नेवी और एयरफोर्स शामिल हुए। इसमें हेलीकॉप्टर के जरिए सैनिकों को उतारने का अभ्यास किया गया। It is important to ensure that our capabilities are current, and therefore today we took out our time to ensure and validate our capabilities. इस अभ्यास को कश्मीर में ठंड बढ़ने पर ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार रहने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कैप्टन शफीक को कहूंगा कि वो आपके दिखाएं कि कैसे अपाचे हेलीकॉप्टर गुलमर्ग के ऊपर घूम रहे हैं। कश्मीर में बर्फ के मौसम में बहुत चैलेंजेस आते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे ऑपरेशन अंजाम देना, तो उसको बढ़ाने के लिए सेना जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग जो सेक्टर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ये एक्सरसाइज ज्वाइंटली कर रही है। सेना ने इस ऑपरेशन के जरिए बता दिया है कि खराब मौसम और बर्फबारी की आड़ में सीमा पार से हुई किसी भी जुर्रत का जवाब देने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। भारी बारिश के चलते दक्षिण भारत के कई राज्यों में टमाटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। कुछ जगहों पर टमाटर की कीमत करीब 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। बेंगलुरु में टमाटर 70 रुपए किलो मिल रहा है तो चेन्नई में इसका खुदरा मूल्य 140 से 160 रुपए के बीच है, जबकि थोक में टमाटर 120 रुपए किलो है। देश भर में इस समय टमाटर औसतन 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। दिल्ली में जहां टमाटर 55 से 60 रुपए के बीच है, वहीं केरल, कर्नाटक के कई शहरों और अंडमान निकोबार में टमाटर के दाम 100 रुपए से ऊपर हैं। क्योंकि बिना टमाटर के काम नहीं चल सकता, इसलिए लोग कम मात्रा में ही सही लेकिन टमाटर ले रहे हैं। फिलहाल टमाटर के दामों में गिरावट की संभावना कम ही नजर आ रही है। और अब बात बिहार में हुए वैक्सीनेशन की कर लेते हैं। बिहार में वैक्सीनेशन फर्जीवाड़े के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। अरवल से सामने आए दस्तावेजों की अगर हम माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अरवल में वैक्सीन की डोज ली है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरवल में ही वैक्सीन ली, सोनिया गांधी ने भी, और तो और अमेरिका से प्रियंका चोपड़ा भी अरवल आई थी और वैक्सीन का डोज लेकर गई हैं। ये नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार की अजब कहानी है। कोरोना वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट में भी घोटाला। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए हुआ क्या है। अजब है नीतीश कुमार और गजब है नीतीश का बिहार। दुनिया ने देखा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वैक्सीन का डोज लिया। नीतीश कुमार के बिहार के दस्तावेज कहते हैं कि पीएम मोदी ने वैक्सीन की डोज बिहार के अरवल में। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी ने भी अरवल में वैक्सीन ली और हद तब हो गई जब कागजात के मुताबिक अरवल के स्वास्थ्य केंद्र पर एक्टर प्रियंका चोपड़ा ने दी वैक्सीन। अमेरिका में रहने वाली प्रियंका ने अरवल में वैक्सीन। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है और उस परेशानी को दूर रखने में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान है और बिहार में उसी वैक्सीनेशन को आसान बना दिया है। जी, मॉर्निंग से जो वीडियो चल रहा है वो मैं भी देखा और ये जो करपी में घटना हुआ ये पूरे सूची भी मैंने देखा और डेफिनेटली वहाँ पे जो डेटा एंट्री भी किए हैं और किसके द्वारा किया और कौन उनको करने के लिए बताए, इसके बारे में कंप्लीट जांच हम लोग करेंगे। इस पूरे फर्जीवाड़े के बाद बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अब सवालों के घेरे में। सवाल तो उठेंगे। देश वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना रहा है और बिहार वैक्सीनेशन पर घोटाला कर रहा है और मंत्री जी कहते हैं कि यह गलती है।
नहीं, देखिए ये विषय स्वास्थ्य विभाग के ही ध्यान में आया और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में आया तुरंत वहाँ के हमारे चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई की। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसको सेवा से बाहर किया गया। उस पर दंडात्मक कानूनी जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की गई है। आगे भी जिस कार्रवाई की ज़रूरत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मैंने अरवल जिला के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से बातचीत करके अरवल के अंदर जो अन्य अस्पताल हैं जहां ये डाटा एंट्री का काम होता है उन सभी का भी जांच करने के लिए कहा है ताकि कहीं और तो गलती नहीं हुई है। ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मंगल पांडे जी इसे गलती नहीं, घोटाला या भ्रष्टाचार कहते हैं। वैक्सीन की जिन डोज की गिनती प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी और प्रियंका चोपड़ा जैसे लोगों के नाम पर की गई, वो वैक्सीन गई कहां? क्योंकि इन लोगों को अरवल में तो वैक्सीन लगाई नहीं गई। जवाब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी देना होगा। बिहार की भाजपा जदयू की सरकार कोरोना मामलों में भी किस तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है, ये उसी का प्रकटीकरण है। आप नकली लिस्ट बना रहे हो, नकली क्लेम कर रहे हो कि हमने इतने लोगों को टीका लगा दिया। तो अगर कोरोना मामले में अगर ऐसी लापरवाही है तो मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक बड़ा लापरवाही नहीं, आपराधिक लापरवाही है। मामला सामने आया तो प्रशासन की नींद उड़ गई। सरकारी रस्म और अदायगी के तहत जांच के आदेश दे दिए गए। डेटा एंट्री करने वाले 2 लोगों पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन ये तो बिहार है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। वैक्सीन के नाम पर जो मन में आ रहा है नाम भर दिया जा रहा है और सरकार पीठ थपथपाती है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो ठीक ही ना, नीति आयोग का हर रिपोर्ट या हर आयोग का जो रिपोर्ट आता है हर एजेंसी का, उसमें बिहार का दुर्दशा बदहाली दिखाया जाता है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को गुस्सा लगता है। अब बताएं, इस पर तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि ये रिपोर्ट में जो नाम ऐसे ऐसे लोगों के आए हैं, सचमुच में उन लोगों ने वैक्सीन लिया है। घोटाला सिर्फ वैक्सीनेशन का ही नहीं, RT-PCR टेस्ट भी भ्रष्टाचार के दलदल में। और यही है सुशासन बाबू नीतीश कुमार का सुशासन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लौटेंगे जल्द। आप लोग हमारे साथ देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। यूपी की चुनावी लड़ाई अब लाल टोपी पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोरखपुर में बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले सत्ता की दौड़ लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के इस तंज का जवाब मेरठ से मिला, जहां अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव। यूपी की सियासत में लाल टोपी यानी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और उनका पूरा समाजवादी कुनबा। पीएम ने गोरखपुर के सियासी पिच से इसी लाल टोपी पर निशाना साधा। ऐसा जोरदार चुनावी छक्का कि अखिलेश की पूरी लाल सेना एक झटके में जद में आ गई। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को यूपी के लिए खतरा करार दे दिया। उधर गोरखपुर से 760 किलोमीटर दूर मेरठ में अखिलेश यादव इसी लाल टोपी की ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। मेरठ की रैली में अखिलेश को सुनने भारी भीड़ उमड़ी थी। मैदान खचाखच भरा था। नजारा ऐसा था कि हर तरफ लाल ही लाल टोपी।
रैली में अखिलेश ने डबल इंजन की सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन उससे पहले पीएम के लाल टोपी पर ट्वीट कर लिखा, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी का, बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य का, और लाल टोपी का, क्योंकि वही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। पीएम ने समाजवादी पार्टी को सूबे के लिए खतरा बताया, आतंकियों को छुड़ाने वाली सरकार बताई, घोटाले की सरकार बताई, तो अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान मजदूर की बदहाली और महिला उत्पीड़न का मुद्दा याद दिलाया। मेरठ की जमीन से जमकर बरसे। बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले, ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। अखिलेश यादव यूपी में बदलाव के चुनावी रथ पर सवार है और पश्चिम यूपी में बड़े सियासी उलटफेर का सपना संजोए हुए हैं। मेरठ की रैली में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ चुनावी गठबंधन पर मुहर लगाई। गठबंधन का मकसद पहले वोटों के बंटवारे को रोकना है और फिर बीजेपी के विजय रथ को थाम लेना है। तो बीजेपी याद दिला रही है, अखिलेश आए तो विकास ठप हो जाएगा। इन दावों को यूपी की जनता देख रही है, परख रही है। मेरठ से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इस बार यूपी के चुनाव बहुत दिलचस्प रहने वाले हैं। वहीं पूर्वांचल के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब अपना पूरा फोकस पश्चिमी यूपी के राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने पर लगा रहे हैं। पश्चिम यूपी की 136 सीटों को साधने के लिए अखिलेश यादव ने फुल प्रूफ रणनीति तैयार की है। आप इस रिपोर्ट में अखिलेश और जयंत चौधरी की इसी रणनीति को समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन सिर्फ खेती किसानी के लिए ही नहीं, बल्कि सियासत के लिए बहुत उपजाऊ रही है। पलायन होगा तो लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी को होगा। और इस बार तो इस सियासी जमीन का पूरा समीकरण ही बदला हुआ है। 2013 में हुए दंगों के बाद जिस जाट मुसलमान एकता में दरार आई थी, उस दरार को किसान आंदोलन से भरने का दावा है। लेकिन पिछले चुनाव में पश्चिमी यूपी में परचम लहराने वाली बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले को ही आजमाना चाहती है और इसी रास्ते लखनऊ की गद्दी पाने की कोशिश में। भाई हर व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, आज किराना का पलायन नहीं हो सकता, कांदला जैसी घटनाएं नहीं हो सकती, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं हो सकते, कोसी कला, सहारनपुर और बिजनौर और बरेली जैसे दंगे नहीं हो सकते। सबको मालूम है कि कोई अगर इस प्रकार के दंगे भड़काएगा तो उसकी फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए सरकार ने जो किया है अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। लेकिन 2017 का चुनावी समीकरण अब बदला हुआ है। किसानों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। वोटों का ध्रुवीकरण नहीं दिखता। महंगाई और पेट्रोल डीजल एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर युवाओं के मन में सवाल है। यही वजह है इस बार अखिलेश पश्चिमी यूपी में झंडा गाड़ने के सपने देख रहे हैं। आरएलडी से चुनावी गठबंधन इसी सपने को हकीकत में बदलने की कवायद है। मुझे याद है मऊ में खदेड़े का नारा दिया गया था। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा, सफाया होगा। ये किसान वो है जो अपना हक चाहता है। किसान गन्ने का भुगतान चाहता है, महंगाई कम हो, समय पर खाद मिले, कीटनाशक दवाइयाँ मिले। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं। यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं, जिस तरह की मीटिंग हो रही है, जो उत्साह, ये ऐसी भीड़ नहीं है जो बुलाई गई हो, ये ट्रैक्टर लेके खुद आए।
पश्चिमी यूपी के 136 सीटों पर वोटरों की ताकत को समझें तो जाट करीब 20%, अनुसूचित जाति 25%, जबकि मुसलमान 30% है। यानी पश्चिमी यूपी में जीत और हार जाट और मुसलमान वोटरों के रुख पर तय होगी। अखिलेश और जयंत का गठबंधन इसी जाट और मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश में है। सवाल उठता है, क्या एसपी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि 2014 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी का डब्बा गोल हो गया था। समाजवादी पार्टी भी कमाल नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले। ये झूठ का फूल लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मीद जो थी लोगों को कि खुशहाली आएगी डबल इंजन सरकार से, लेकिन इधर डबल इंजन की सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। जब भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खुलेगा। विपक्ष का दांव किसान आंदोलन पर टिका है, क्योंकि किसान आंदोलन ने सभी समीकरण बदल दिए हैं। किसान आंदोलन से लामबंद हुए जाट समुदाय खुद को बीजेपी के हाथों ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यही वजह है कि आरएलडी के प्रति उनका नजरिया बदला है। रही सही कसर अखिलेश के साथ गठबंधन ने पूरी कर दी। यानी अखिलेश और जयंत के गठबंधन ने जाट, मुसलमान, ओबीसी और कुछ हद तक दलित वोटरों को साधने की बड़ी चुनावी रणनीति बनाई है। बीजेपी इस दांव को प्रबल हिंदुत्व के फॉर्मूले से काटने की तैयारी में है। मेरठ से अंकित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। महाराष्ट्र सरकार ने शायद कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कुछ नहीं सीखा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के अहमदनगर में अगर किसी मरीज को आईसीयू बेड की जरूरत पड़ी तो कम से कम सिविल हॉस्पिटल में उसे आईसीयू बेड नहीं मिल पाएगा। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और ओमाइक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है और अगर अहमदनगर में ऐसा हुआ तो वो तबाही से कम नहीं होगा। ये महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल की ताजा तस्वीर है, वो भी ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। आईसीयू नंबर 2, तो उसके लिए जो आवश्यक जो अभी है फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से, तो वो उसके लिए जो पीडब्ल्यूडी है और पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल विंग है, इनके साथ में बैठक होके उन्होंने उसके लिए जो फायर ऑडिट हुआ था और कंप्लायंस के लिए जो उसके लिए निधि लगने वाला था, वो निधि हमें प्राप्त हुआ है और निधि पीडब्ल्यूडी को हमने वर्ग किया है। अभी उनके तरफ से वो काम शुरू हो रहा है और वो अगले 2-3 महीने में वो काम पूरा करके हमें हैंडओवर करने वाले हैं। अहमदनगर के सिविल अस्पताल में इस समय एक किसी ऐसे मरीज का इलाज नहीं हो सकता जिसको आईसीयू की जरूरत है। 6 नवंबर के पहले ऐसे हालात नहीं थे। 6 नवंबर को इस अस्पताल के कोविड वार्ड में आग लग गई। तस्वीरों में आप हालत देख सकते हैं और तभी से ये वार्ड बंद है। अस्पताल में जिस आईसीयू वार्ड तक आग नहीं पहुंची थी वो भी बंद है क्योंकि वहां फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं है। इस पीरियड में जो भी हमारे पास में जो कोविड के पेशेंट है जिनको वेंटिलेटर या आईसीयू की सुविधा लगती है, वो पेशेंट को हम जो महात्मा ज्योतिबा फुले अंगीकृत जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो हमारा जो दूसरा जो ओल्ड आईसीयू है उसका भी काम शुरू है। वो आईसीयू जो 12 बेड का है वो एक 15 दिन में शुरू हो जाएगा। सिविल अस्पताल की हालत देख ली और सुन ली। मरम्मत का काम चल रहा है और वक्त लगेगा, लेकिन क्या कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन सिविल अस्पताल के वक्त का इंतजार करेगा? यकीनन नहीं। ले देकर बात प्राइवेट अस्पताल में पहुंच जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, उसके चलते हमने अहमदनगर के जो सिविल अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसका जायज़ा लिया। मगर यहाँ पर एक खुलासा सामने आया है, अहमदनगर के सरकारी सिविल अस्पताल में कोविड आईसीयू का एक भी बेड जो है तो वो अवेलेबल नहीं है। एक अस्थायी व्यवस्था की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मरीज आईसीयू बेड की फीस नहीं भर सकते उनका क्या होगा? क्या उन्हें इलाज मिल सकेगा?
ओमाइक्रॉन का जिस तरीके से महाराष्ट्र में धोखा बढ़ रहा है, उसको चलते जिला प्रशासन हो या सिविल अस्पताल प्रशासन हो, इनकी क्या तैयारियां है, अगर ये पूछा जाए तो इस पर एक सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। अहमदनगर से उमेर सैयद, टाइम्स नाउ, अहमदनगर। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। रामलला के जन्मस्थान पर भव्य मंदिर बन रहा है और इससे थोड़ी ही दूरी पर एक मस्जिद का निर्माण भी शुरू हो गया है। लेकिन राजधानी दिल्ली में विवादित नारे लगाए जा रहे हैं। कौन है जो दिल्ली के बीचों बीच फिर से बनाओ बाबरी के नारे लगा रहा है? कौन है जो बाबरी के नाम पर भड़काने की कोशिश कर रहा है? और क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें सदियों पुराने विवाद के खत्म हो जाने की बात हजम नहीं हो रही? बाबरी के बहाने क्या मकसद क्या है? भटकाना और भड़काना। रिपोर्ट आप देखिए। बाबरी मस्जिद विवाद, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए इस विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, जहां राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है। तो वहीं मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराई गई। ये विवाद तो शांत हो गया, लेकिन जेएनयू से एक बार फिर बाबरी मस्जिद बनाने की मांग उठी है। बाबरी मस्जिद की 29वीं बरसी पर जेएनयू छात्र संघ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाबरी मस्जिद फिर से बनाने की मांग को लेकर लगने वाले नारों से माहौल काफी गर्म हो गया। छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान कई विवादास्पद नारे लगाए, जिसमें आरएसएस के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगे। कोर्ट ने अपना फैसला 2 साल पहले सुना दिया था। इस फैसले का सम्मान देश के हर नागरिक ने किया, लेकिन जेएनयू छात्र संघ के कुछ स्टूडेंट्स ने बेवजह इस मामले को एक बार फिर भूल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब फटाफट अंदाज में 25 खबरें। एक साल से जारी किसान आंदोलन के खत्म होने का आज ऐलान हो सकता है। दोपहर 2 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें ऐलान किया जा सकता है। इससे पहले मंगलवार केंद्र की ओर से भेजे गए मसौदा प्रस्ताव को लेकर एसकेएम की बैठक में पूर्ण सहमति नहीं बन पाई। इधर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि पंजाब की तरह जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को 5 लाख और सरकारी नौकरी का मॉडल केंद्र लागू करे। संसद में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा में आज बढ़ती महंगाई पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही प्रदूषण, पर्यावरण पर भी चर्चा होगी। वहीं विपक्षी दल सांसदों के निलंबन के मामले में राज्यसभा का बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस से बहिष्कार करने की बात कही। आज संसद में कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक को संबोधित करेंगी। बैठक की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेंगे। नागालैंड हिंसा को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज मौन जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। वहीं टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा, अफसा के मुद्दे पर बात करेगा। इधर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने अफसा को हटाने की मांग की है।
रेजिडेंट डॉक्टर और आरएमएल अस्पताल के प्रबंधन आमने सामने आ गए हैं। प्रबंधन ने डॉक्टरों को आज तक का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि अगर वो हड़ताल खत्म नहीं करते तो ESMA एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी। वहीं डॉक्टर्स कल प्रदर्शन करेंगे। आज शिवसेना नेता संजय राउत प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं मंगलवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा नहीं हो सकता। देश में कई मोर्चे बनाने पर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं दिया जा सकता। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है। भारत पाक मैच का उदाहरण देते हुए मुफ्ती ने कहा कि उन्हें वाजपेयी का दौरा याद है, जब दोनों देश एक दूसरे के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन आगरा में पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाया गया तो मामला बढ़ा दिया गया। मुफ्ती ने ये भी कहा कि आज गांधी का भारत गोडसे का देश बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मांड में जनसभा करेंगे। इससे पहले 2017 में उन्होंने एक जनसभा की थी। इस दौरान वे 201 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी आज लखनऊ में पार्टी का पहला घोषणा पत्र जारी करेंगी, जो पूरी तरह से महिलाओं पर आधारित रहेगा। वहीं पूरे प्रदेश के लिए पार्टी का घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा। जयपुर में 12 दिसंबर को कांग्रेस की रैली होनी है। उसके पहले ही गहलोत सरकार के मंत्री प्रताप सिंह ने बेतुका बयान दिया है। कोरोना के बीच रैली के सवाल पर प्रताप सिंह ने कहा कि ओमाइक्रॉन पुराने वेरिएंट को मारने के लिए आया है। उन्होंने ओमाइक्रॉन को खतरनाक नहीं बताया। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस आज ईडी के सामने पेश होंगी। ईडी ने जैकलिन को आज पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। इसके पहले रविवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर बाहर जाने से रोका गया था। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। सूरत कोर्ट ने 2.5 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या के आरोपियों को दोषी करार दिया और दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने फैसला 28 दिनों के अंदर दिया है। पुलिस ने घटना के बाद केस दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ 7 दिन के अंदर 246 पेज की चार्जशीट दाखिल की। हैदराबाद में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लुधियाना पुलिस ने फोकल पॉइंट क्षेत्र में मनी ट्रांसफर की दुकान पर हुई लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल हुआ 315 बोर पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और लूट की 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी बरामद की गई है। आरोपियों ने 15 नवंबर को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मणिपुर से सटी म्यांमार सीमा पर करीब 500 करोड़ की नारकोटिक्स ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। असम राइफल्स के मुताबिक म्यांमार सीमा से सटे मोरहे शहर के एक घर से करीब 54 किलो ब्राउन शुगर और करीब 154 किलो प्रतिबंधित मेथामेफ्टाइन बरामद किया गया है। उत्तर पूर्व के राज्यों के उग्रवादी संगठनों के लिए नार्को टेररिज्म फंडिंग एक बड़ा जरिया है। ओलाफ शोल्ज आज जर्मनी के चांसलर का कार्यभार संभाल लेंगे। शोल्ज की पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स ने 26 सितंबर को हुए चुनाव में जीत हासिल की थी। इसी के साथ ही एंजेला मर्केल 16 साल के कार्यकाल के बाद सत्ता से दूर होने वाली हैं। नासा ने अपने मून मिशन के लिए 10 ट्रेनी एस्ट्रोनॉट को चुना है। इनमें भारतीय मूल के अनिल मेनन भी शामिल हैं। 45 साल के अनिल नासा की क्लास 2021 का हिस्सा बनेंगे। अनिल अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और स्पेस एक्स में फ्लाइट सर्जन भी हैं। यूएई अपने कर्मचारियों को नए साल में आराम का तोहफा देने जा रहा है। 1 जनवरी 2022 से यह हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम होगा, बाकी 2.5 दिन की छुट्टी होगी। यूएई सरकार ने इस बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। कोरोना वायरस की ओमाइक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में इतनी तेजी से फैल रहा है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में माना है कि इंग्लैंड में ओमाइक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने अमेरिका से अपील की है कि अफगानिस्तान की लड़कियों को शिक्षा और उनका हक दिलाने के लिए काम किए जाने की जरूरत है। मलाला ने वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। कोरोना संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद नगर पालिका ने नया प्रयोग शुरू किया है। टीम अब शादी या अन्य समारोह में अचानक पहुंचकर वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करेगी और वैक्सीनेट न होने पर तुरंत वैक्सीन लगाई जाएगी। आरबीआई आज मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी करेगा। एमपीसी की बैठक में हुई नीतिगत दरों में बदलाव करने समेत
कई आर्थिक फैसलों की जानकारी दी जाएगी। आज आने वाली क्रेडिट पॉलिसी पर भी सभी की नजरें होंगी और इसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने की उम्मीद जताई जा रही है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन का न्योता देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दुबई जाएंगे। गुजरात में निवेश की संभावनाओं को दर्शाते हुए दुबई में एक रोड शो होगा। इसके बाद सीएम पटेल दुबई एक्सपो में इंडिया पवेलियन जाएंगे। सम्मेलन से पहले अब तक 50,000 करोड़ के MOU हो चुके हैं। केंद्र सरकार घरेलू गैस सिलेंडर के वजन को कम करने पर विचार कर रही है। दरअसल सिलेंडर की ढुलाई में महिलाओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए इस पर विचार किया जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही TET की परीक्षा कराने जा रहा है। इसके लिए कैंडिडेट को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आवेदन की शुरुआत 14 दिसंबर से होगी और 28 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षा मार्च 2022 में कराई जा सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक और ब्रेक, लौट रहे जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।